आरएमएफ गाइडलाइंस और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए एप्सिलॉन मनी मार्ट के हेड प्रोडक्ट्स एंड प्रोपोजिशन नितिन राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन सर, मनी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया संदीप जी, और दर्शकों को मेरी अभिनंदन। शुक्रिया सर। सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में म्यूचुअल फंड के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यानी आरएमएफ पर फोकस है। आपके हिसाब से आरएमएफ क्या है और इससे निवेशकों को कैसे फायदा हो रहा है? सर, ये जो है आरएमएफ जो है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये सेबी ने लागू किया है। तो सेबी जो भी कुछ करता है वो हमेशा इन्वेस्टर के हित के लिए करता है। अगर आपको पता होगा सर, 1-2 साल पहले जब कोविड का टाइम था, तब कुछ म्यूचुअल फंड्स को अपना क्रेडिट मैनेज करने के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी जी। तो उस समय निवेशकों को काफी उससे प्रॉब्लम्स हुए थे। तो इसके लिए अगर आपका जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क है, तो उसके हिसाब से ये हो रहा है कि जो फंड मैनेजर्स इसे मैनेज करते हैं फंड, राइट, उसके लिए एक प्रॉपर्ली उनको एक आप क्या कहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर्ली एक दायरा बना के दिया हुआ है कि इस तरीके से आप आपका रिस्क मैनेज कीजिए फंड में, ताकि आप ज्यादा रिस्क ना उठाइए। ओके, तो इससे क्या होगा, हमेशा जो इन्वेस्टर होंगे उनको कोई दुविधा नहीं होगा इससे। ठीक है, ओके। तो नितिन सर हमें बता रहे हैं कि सेबी जब भी कोई कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है वो निवेशकों के हितों के लिए उठाता है। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की भी तैयार किया गया है उसमें यही है कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर पैसा लगाते हैं तो जो भी फंड मैनेजर्स हैं, जो हिदायतें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको वो फॉलो करें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। इसके लिए ही ये जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया, जिससे निवेशकों के जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके। अब सर, ये जो रिस्क मैनेजमेंट पूरा मुद्दा है, इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्कीम्स की बात करते हैं, तो सर आजकल हम देख रहे हैं कि कई इंडेक्स फंड्स के एनएफओ आए हुए हैं बाजार में। तो पहले तो सर ये बताएं कि क्या इंडेक्स फंड में निवेश करना सही है, और दूसरा, अगर इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो एनएफओ में निवेश करना चाहिए या किसी पुरानी स्कीम में जो ऑलरेडी बाजार में है पहले से? तो देखिए, ऐसा है ना कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके के फंड मैनेजमेंट स्टाइल होते हैं। एक होता है जो है एक्टिव मैनेजमेंट, जहां पे क्या होता है, जो फंड मैनेजर जो बाइंग सेलिंग करते हैं उनका एकदम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है पैसिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट वो होता है जहां पे फंड मैनेजर सिर्फ किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो जो हम जो हम ईटीएफ या इंडेक्स फंड की जो बात करते हैं, वो एक पैसिवली मैनेज फंड होता है। तो अगर जो कस्टमर्स, जो इन्वेस्टर्स, जिनको अगर कोई एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है और उनको सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना है और इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो उन लोगों के लिए ये इंडेक्स फंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो वो कंसिडर कर सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना है या आपको कोई एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, एक ऐसा चीज है, जो पैसिव फंड जो कैटेगरी है वो काफी टाइम से इंडिया में इतना रोबस्ट तरीके से नहीं रहा है। इतने सारे फंड्स कभी नहीं थे ऑन द पैसिव स्ट्रेटेजी। पर अगर आप पिछले 2-3 साल से देखोगे कि काफी सारे एएमसीज पैसिव फंड के जो कैटेगरी है वहां पे काफी दिलचस्पी उठा रहे हैं और वहां पे काफी सारे नए फंड लॉन्च हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक कस्टमर का खुद का जो उनका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ओके, कि उनको कौन से इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। जैसे जो इंडेक्स फंड जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, जो काफी टाइम से है, अगर आपको उन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना तो वहां पे कीजिए। अगर आपको कोई नया इंडेक्स है जो पहले कभी था नहीं और अभी नए आ रहे, तो जैसे मैंने कहा कि काफी एएमसीज नए इंडेक्स फंड ला रहे हैं, तो अगर आपको कोई नए इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए वो ऑप्शन भी ओपन है। भले आप किसी एग्जिस्टिंग फंड में कीजिए या किसी आप न्यू फंड में कीजिए, बट हमेशा याद रखिए आपका जो खुद का जो रिस्क प्रोफाइल है और आपका जो रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो किसी भी निवेशक का रिस्क प्रोफाइल, उसका रिस्क एपेटाइट, उसके जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको ध्यान में रख के किसी भी एनएफओ में, चाहे वो कोई इंडेक्स से रिलेटेड हो या कोई और फंड हाउस हो, कोई भी नया एनएफओ ला रहा हो, आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी ज़रूरत है, आपका पोर्टफोलियो किस तरह का है कि आपके पोर्टफोलियो में उसकी ज़रूरत है, क्या आपको उस नए एनएफओ में जाना चाहिए या किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में जाना चाहिए, ये आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, जो आपकी ज़रूरतें हैं,
वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगा कि आपको किसी एनएफओ में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। अच्छा सर, जब हम एक आम निवेशक के लिहाज से बात करते हैं तो कई निवेशक ये भी समझ नहीं पाते हैं कि म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी उनके लिए सही है, मसलन इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। आप हमारे दर्शकों को इस बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वह कौन सी कैटेगरी का चुनाव करें और कैसे करें? देखिए, म्यूचुअल फंड में ये होता है कि म्यूचुअल फंड में 3 डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है जो आपके नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दूसरा होता है जो डेट फंड होता है। डेट फंड वो होता है जो किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जी-सेक में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड फंड एक अच्छा कैटेगरी है जहां पे आपके पास दोनों का एक्सपोजर होता है, इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर होता है। बट ये वापस ये वही होता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आप कितना रिस्क उठाना चाहते हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। बिकॉज क्या इसमें ये होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। ऑब्वियसली। डेट म्यूचुअल फंड ये है जहां पे आपका थोड़ा रिस्क आपका थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं होता कि रिस्क नहीं होता है, रिस्क हमेशा होता है, बट रिस्क रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। अगर आप कोई मॉडरेट कस्टमर है जिनको दोनों का एक्सपोजर लेना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, वो है हाइब्रिड फंड। जहां पे जो सेबी का जो म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन गाइडलाइन जो कहता है उस हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो फंड मैनेजर इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देते हैं। तो ये आखिर में तो वही हुआ कि कस्टमर को क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना उनका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से ही उन्हें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो कुल मिला के बातचीत घूम फिर के वहीं आ रही है कि एक निवेशक, उसका जो रिस्क प्रोफाइल है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना, यानी कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, कितना पोटेंशियल है आप में एक जोखिम लेने का, वो कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा कि आपको इक्विटी स्कीम में पैसा लगाना है, डेट में लगाना है, या इन दोनों का जो मिश्रण होता है जिसे हम हाइब्रिड फंड कहते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, वो आपको चूज करना है। तो कुल मिला के एक निवेशक को अपना एक जो रिस्क प्रोफाइल है, जो रिस्क एपेटाइट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, जब उसकी समझ आ जाएगी, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी आसान होगा, जो हमें नितिन सर बता रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि किसी म्यूचुअल फंड निवेश में एसआईपी की डेट, मंथ और फ्रीक्वेंसी उसके रिटर्न पर किस तरह से असर डालती है? एसआईपी में निवेश करने का सही समय क्या होता है? ऐसा है ना, एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा लंबे समय के लिए करना चाहिए। ठीक है। एसआईपी हमेशा शुड बी लॉन्ग टर्म हॉराइजन, 5 इयर्स 10 इयर्स जो भी है। जब आप इतने लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करते हो, सो ये जो चीजें हैं कि आप कौन से दिन पे एसआईपी पे इन्वेस्ट कीजिए, इनका वैल्यू उतना कम हो जाता है, इनका इम्पैक्ट उतना कम हो जाता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है। बट आइडियली ये ऐसा होता है कि अगर सपोज अगर आपको एक महीने में अगर एसआईपी करना है, ओके, और आपको 3-4 एसआईपी करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप उसको स्प्रेड कर सकते हो पूरे महीने में, ताकि अगर उस टाइम में अगर कुछ मार्केट में ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो एक ही दिन में सारे एसआईपी कीजिए, या आप उस एसआईपी को आप स्प्रेड कीजिए, एक महीने में अलग अलग दिनों में एसआईपी कीजिए। तो आपको जो पूरा मंथ का जो अगर वोलेटिलिटी अगर आपको कैप्चर करना है तो वो भी कर सकते हैं। बट इस सब चीज से एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एसआईपी में ये होता है कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब डिसिप्लिन तरीके से हर महीने जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका जो भी मार्केट वोलेटिलिटी है वो वैसे ही इवन आउट हो जाता है। बिकॉज जब मार्केट ऊपर रहता है तब भी आप खरीदते हो, भले तभी आपको कम यूनिट्स मिले। जब मार्केट नीचे होता है तब भी आप खरीदते हो, तभी आपको थोड़ा ज्यादा यूनिट मिलता है। तो उससे क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो आप एज अ इन्वेस्टर आप बेनिफिट करते हो इन सब चीजों से। तो हमारा वही मानना है कि एसआईपी कीजिए। एसआईपी एक बहुत ही अच्छी चीजें हैं और हमेशा लंबे दौरान के लिए एसआईपी कीजिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए, लंबे समय के लिए आप एसआईपी में निवेश करें, जब भी करें उससे कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं, हर महीने निश्चित तरीके से डिसिप्लिन वे में करते हैं, तो वैसे भी आपकी जो मंथली वॉलेटिलिटी है बाजार की, वो कवर हो जाती है। और एक ही महीने में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 2, 3 या 4 एसआईपीज करनी है, तो आप चाहें तो मंथली वॉलेटिलिटी को भी अगर आप इवन आउट करना चाहते हैं तो उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग दिनों पे आप एसआईपी कर सकते हैं, ताकि आप मंथली जो वॉलेटिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी आप एसआईपी में निवेश करें, लंबी अवधि के लिए करें, डिसिप्लिन वे में करें, तभी आपके जो मुनाफा होने के, जो रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, जो गुंजाइश है, वो आपको ज़्यादा नजर आएगी।
सर एक बहुत ही सिंपल सवाल जो ज़्यादातर हमारे निवेशक हमसे अक्सर पूछते रहते हैं वो ये है कि गिल्ट फंड के बारे में काफ़ी सारे सवाल हमें मिलते हैं। तो आपसे हमारे जो दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि गिल्ट फंड में किस तरह के निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए, इसमें निवेश सुरक्षित है या इसमें भी कोई जोखिम होता है, तो वो भी बताइए प्लीज़। गिल्ट फंड एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करता है, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो पेपर होता है जो इशू गवर्नमेंट करता है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक है कि आपका क्रेडिट रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ इश्यू किया है तो गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरा एक है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज म्यूचुअल फंड है तो रिस्क तो होगा, और कोई भी म्यूचुअल, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसमें मार्केट रिस्क होगा, और अगर गिल्ट म्यूचुअल फंड है तो उसमें इंटरेस्ट रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट का रिस्क होगा। बट ये उन कस्टमर्स के लिए होता है जो लंबे दौरान के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको बिल्कुल भी कोई तरीके का मार्केट फ्लक्चुएशन रिस्क नहीं चाहिए, और उनको थोड़ा कंजर्वेटिव कस्टमर्स जो है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो वो देख सकते हैं, मतलब कम रिस्क वाले। कम रिस्क वाले इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो गिल्ड फंड में भी पहली बात तो आप ये समझिए, अगर आप गिल्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं तो रिस्क तो इसमें भी होता है, जोखिम तो किसी भी म्यूचुअल फंड में होता है। अगर हम इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, अगर उसमें मार्केट रिस्क होता है, तो नितिन जी हमें ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी गिल्ड फंड में निवेश करते हैं, ऑब्वियसली सरकार की बैकिंग होती है, सॉवरेन बैकिंग होती है, तो सरकार तो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो गिल्ड फंड में भी कहीं ना कहीं होता है। तो कुल मिला के देखा जाए, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का रिस्क तो उससे एसोसिएटेड होता ही है। ऐसा मत समझिए कि अगर आप गिल्ड फंड में निवेश करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी जोखिम इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपके लिए राय यही है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं गिल्ड फंड्स में भी, तो आपके जो रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, जो गुंजाइश है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पर ये थी हमारी खास चर्चा। इस खास चर्चा के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। नितिन सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अगले सेगमेंट के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। इस सेगमेंट का हमारे दर्शकों को खास तौर से इंतजार रहता है, क्योंकि इसमें उन्हें अपने सवालों के जवाब सीधे एक्सपर्ट से मिलते हैं। सर, मैं एक एक करके हमारे दर्शकों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हमारे साथ अपने सवाल शेयर किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, प्लीज़ उन्हें एड्रेस कीजिएगा। जो पहला सवाल हमें मिला है वो महराजगंज यूपी से सोमनाथ गुप्ता जी का है, जो हमें यूट्यूब पर मिला है। सोमनाथ जी 55 साल के कारोबारी हैं और उनके पास अभी करीब 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है, जिसे वे किसी फंड में 5 साल के लिए लगाना चाहते हैं। तो पहला तो वो आपसे इसके लिए कोई अच्छे फंड का सुझाव चाहते हैं, लेकिन उनका दूसरा सवाल ये भी है कि वो अपने 28 साल के युवा बेटे के लिए हर महीने 2000 रुपये का एक SIP भी शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए भी वो आपसे कोई सुझाव चाहते हैं। सोमनाथ जी नमस्कार, शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। सो वही है सोमनाथ जी, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको पहले ये पूछता है कि भाई आपको क्या बीमारी है, क्या है, उसके बाद वो आपको कोई दवाई सजेस्ट करता है। तो वैसे ही जब फाइनेंस में भी होता है तो कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आपको पहले जानना पड़ता है कि आपको किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितने अवधि के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अगर आप एग्रेसिव कस्टमर हो तो उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, अगर आप कंजर्वेटिव कस्टमर हो तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और सिर्फ इस जो आपने जो क्वेश्चन जो मुझे भेजा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एक, बट बिना आपको जाने, बिना आपका रिस्क एपेटाइट जाने मुझे आपको कुछ भी सजेशन करना बहुत मुश्किल होगा सर, तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। बट दूसरा जो क्वेश्चन जो आपका है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करना है, वो बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है जो आपका है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सर जब लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी से बेटर चीज और कोई नहीं है, क्योंकि आपने देखा है इक्विटी मार्केट हमेशा और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिलेटिवली अच्छा रिटर्न देता है। तो इसके लिए आप इक्विटी फंड्स कंसीडर कर सकते हैं फॉर सिप पर्सपेक्टिव सर। ठीक है, लेकिन सर अगर मान लीजिए सोमनाथ जी का सवाल एड्रेस करना है, जो उन्होंने डिटेल हमारे साथ शेयर की है। पहली बात तो उन्होंने बताया कि वो 55 साल के हैं, यानी कि इस मौके पे जो जिस उम्र के तकाजे पे वो हैं, शायद वो कम रिस्क ले पाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है, और उन्होंने ड्यूरेशन भी बताई है 5 साल की, यानी कि भले ही वो थोड़ा लेट नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ शायद वो अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं। तो सर अगर रिटायरमेंट प्लानिंग है तो और वो 55 साल के हैं तो आइडली तो उनका जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज ये रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बन रहा है, तो उन्हें आइडियली तो ये किसी डेट फंड या किसी हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए जहाँ पे उनका रिस्क उतना कम हो जाए। बिकॉज अगर वो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा डिप्लीट हो। तो इसके लिए इससे बेटर है कि वो किसी
डेट फंड या किसी हाइब्रिड फंड में अगर वो निवेश कर सके तो उनके लिए ठीक है। अच्छा हो। ठीक है, तो किसी डेट फंड में या किसी हाइब्रिड फंड में सोमनाथ जी आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि 5 साल की आपने ड्यूरेशन तो अच्छी की बात करी है, लेकिन चूंकि आप 55 साल के हैं तो उस लिहाज से आपके पास अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, तो उस लिहाज से आपको किसी हाइब्रिड या फिर डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए, जो आप 1 लाख रुपए के लमसम निवेश के लिए आप राय मांग रहे थे। सर, दूसरा सवाल नोएडा यूपी से ही हमारे पास देवांग जैन ने ईमेल के जरिए भेजा है। देवांग जी एक 37 साल के प्रोफेशनल है और अगले 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। देवांग जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए किसी इंडेक्स फंड में निवेश करना सही रहेगा या ईटीएफ में? बहुत ही अच्छा है कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म है और मैं हमेशा सबको कहते रहता हूँ कि इक्विटी में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं या मैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं, तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर एक ये है कि ईटीएफ वो है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं जिसे, जो आप एक्सचेंज से बाय या सेल कर सकते हो, राइट। तो वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जैसे कोई भी और स्टॉक जब जैसे ट्रेड होता है वैसे वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, आप वहां से खरीद सकते हो। जो इंडेक्स फंड जो होता है वो एक म्यूचुअल फंड होता है, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे उसका वैल्यू आता है और उस बेसिस पे आपको उसका नैव जनरेट होता है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि दोनों एक पैसिव फंड है, दोनों किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप या वो आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईटीएफ खरीद सकते हो तो आप वो ले सकते हो। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों पैसिव स्ट्रैटेजीज है और दोनों इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो देवांग जी आपके लिए राय है कि अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है तो आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों में कोई खास अंतर है नहीं, दोनों एक पैसिव मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, किसी इंडेक्स को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपके लिए कन्वीनियंट है आप इंडेक्स फंड या ईटीएफ में से अपने निवेश के लिहाज से चुनाव कर सकते हैं। तीसरा सवाल हमें बेंगलुरु से अमन शुक्ला ने भेजा है, हमारे फेसबुक पेज पर उन्होंने शेयर किया था ये सवाल। अमन जी 24 साल के एक आईटी प्रोफेशनल हैं और निवेश की शुरुआत कर रहे हैं और किसी म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हाल में उन्होंने ये देखा कि अब बैंकों के एफडी में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलने लगा है। तो उनका सवाल ये है, थोड़ा वो कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर कि इन दोनों में से कहाँ निवेश करना ठीक होगा। देखिए ये प्रश्न हमारे सबके जीवन में आया था जब हमने चालू किया था। तो हम सबने भी सोचा था कि भाई टैक्स बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा है कि ईएलएसएस जो है, अगर आप किसी भी और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ईएलएसएस में सबसे कम टाइम का लॉक इन पीरियड होता है। तो ईएलएसएस में जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पैसे वो अमाउंट जो है वो 3 साल के लिए लॉक्ड इन होता है। अगर आप इसी चीज को अगर एफडी के साथ कंपेयर करेंगे तो एफडी फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव उनका लॉक इन 5 साल का होता है, तो आपका ड्यूरेशन ज्यादा लंबा हो गया। दूसरा ये है कि ऑफ लेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एफडी का थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिख रहा है आपको, बट फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव हमेशा ईएलएसएस इज बेटर इन टर्म्स, बिकॉज उनका लॉक इन पीरियड कम होता है। और दूसरा है, आप देख लीजिए इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न है आपके सामने है, पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। तो ईएलएसएस का और एफडी का जो रिटर्न कंपैरिजन है वो भी आपके सामने है, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप सोच समझ के आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। तो एफडी जो है वो बैंक एफडी है जहाँ पे नॉर्मली आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है, और ईएलएसएस है जो म्यूचुअल फंड है जहाँ पे मार्केट रिस्क तो हमेशा होता है। तो आप एज अ पर्सन आपका क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं, बट फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव हमेशा ईएलएसएस ज्यादा बेहतर है एफडी से, बिकॉज उसका 3 साल का लॉक इन है। ठीक है, तो अमन जी आपके लिए राय ये है कि ईएलएसएस और अगर आप 5 साल की एफडी को कंपेयर कर रहे हैं तो ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है, तो उस लिहाज से लिक्विडिटी के लिहाज से ईएलएसएस बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास कम है, कम जोखिम आप लेना चाहते हैं, तो एफडी में आपका जो पैसा है वो प्रिजर्वेशन उसका होता है, कंजर्वेटिव होता है, आपका पैसा कंजर्व रहता है। लेकिन मार्केट रिस्क होता है अगर आप ईएलएसएस में निवेश करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड है एक, तो उस लिहाज से अगर आपका जोखिम अलाउ करता है और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जैसा कि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा भी है पिछले 10 से 15 साल में मार्केट में जिस तरह के रिटर्न आए हैं, तो आप ईएलएसएस को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिला के
बात आखिर फिर से नितिन सर शायद वहीं आ रही है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं, उसी पे ही आपके जो निवेश का फैसला है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है। सर मैं चौथा सवाल आपके सामने रखता हूं। ये सतना मध्य प्रदेश से कविता सिंह जी ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। उन्होंने 5 से 6 इक्विटी और डेट फंड्स में निवेश कर रखा है। कविता जी आपसे ये जानना चाहती हैं कि एक्सपेंस रेशियो जानना उनके लिए कितना अहम है और इससे म्यूचुअल फंड निवेश के जो रिटर्न है, जो उनको रिटर्न मिलते हैं म्यूचुअल फंड से, उस पर किस तरह का असर पड़ता है, ये जो एक्सपेंस रेशियो होती है उससे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सपेंस रेशियो है क्या। एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फंड जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो चार्ज करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, आपका मार्केटिंग कॉस्ट, इन सब का। और इन सब के लिए सभी का एक लिमिट होता है कि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड हाउस खुद के मन से कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। उन सब के लिए सभी का एक गाइडलाइन है जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो हमेशा जब नाव डिक्लेयर होता है तो नेट ऑफ करके डिक्लेयर होता है। तो एक्सपेंस रेशियो कंसीडर करने के बाद नाव आपका डिक्लेयर होता है। ठीक है। बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचेंगे तो एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उसका, जिसका आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट वही बात तो वही है कि उसका थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट है एनएवी में। तो इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डायरेक्ट प्लान या तो रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में अगर आप देखेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है और रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिस इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसका आपको ज्यादा इस पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है, हिस्ट्री है हमारे पास, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस है तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कविता जी आपके लिए राय ये है कि ये जो आप एक्सपेंस रेशियो की बात कर रही हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती हैं तो बहुत ही मिनिस्कल, बहुत ही छोटा हिस्सा है जो कि आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखेंगे अपने टोटल कॉस्ट का, या तो फिर ओवरऑल अगर आप रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो ये हिस्सा है बहुत ही आपको छोटा नजर आएगा। अगर आप एक्सपेंस रेशियो कम करना चाहते हैं तो आपको तरीका भी बताया गया है कि आप डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। रेगुलर प्लान में भी अगर आप निवेश करती हैं तो थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रही हो, जिस तरह के रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं, उस लिहाज से देखा जाए ये जो एक्सपेंस रेशियो हैं ये कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। और जब भी आपकी एनएवी डिक्लेयर होती है ये नेट ऑफ आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसके बाद ही डिक्लेयर होती है, तो उस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए राय ये है कि आप जब भी निवेश करें म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। रिटर्न की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नितिन सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ हुई बातचीत से हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ी होगी और उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया संदीप जी।